नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। आज तारीख है 10 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये 70 बीपीएससी को लेकर जितने न्यूज़ बाहर आ रहे हैं, अभी जो हवा चल रही है उसमें है कि एसडीएम के पोस्ट आपके 50 से ज़्यादा होने की संभावना है और डीवाईएसपी के पोस्ट भी 100 के करीब में होने की संभावना है। जैसे अलग अलग जगहों पर मैंने देखा है इस चीज़ को, बहुत सारे जगहों पर, अपने ग्रुप में भी कुछ बच्चों को पता था और न्यूज़ में भी कहीं कहीं पर दिख रहा था। ठीक है, एसडीएम के पोस्ट कम भी आए, डीवाईएसपी पोस्ट कम भी आए, लेकिन मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इस तरह के पोस्ट आते हैं ना एसडीएम के, डीवाईएसपी के, तो यकीन मानिए आपका कंपटीशन जो है कम से कम 10 गुना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड जो बच्चे हैं जिनको एसडीएम नहीं मिला है, भले ही डीवाईएसपी के पद पर ही क्यों ना हो, वो सब के सब एग्ज़ाम देते हैं। उसके अलावा बाकी राज्य के बच्चे भी एसडीएम और डीवाईएसपी पद के लिए ही ज़्यादातर एग्ज़ाम देते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा 75% रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू हो गई है, तो केवल जनरल वर्ग के लिए नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी के लिए कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि बाकी जगहों से लोग जॉब में रहते हुए भी 75% रिजर्वेशन के कारण से बिहार में आएंगे जॉब के तैयारी के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसमें सबसे पहला उनका होता है बीपीएससी का एग्ज़ाम दो। ठीक है, उसके पश्चात आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में प्लेसमेंट 9 के बराबर में है। 9 के बराबर का मतलब है कि बिल्कुल 9 के बराबर में हुआ है, तो वो बच्चे भी जमकर तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का और इन सब चीज़ों का। इसलिए आपके लिए कंपटीशन कोई आसान नहीं होने जा रहा है। 70 बीपीएससी अभी ही अगर नहीं पढ़ा आपने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई नहीं पढ़ा, तो उसके पश्चात तो सभी लोग ही पढ़ते हैं। मई, जून, जुलाई तो सब पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम देना है सबको। एग्ज़ाम से 2 महीने पहले याद आता है, सब पढ़ेंगे। अभी अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसमें फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए अभी जल्दी से जल्दी जीएस को कंप्लीट कीजिए, करंट अफेयर को कंप्लीट करके लीड ले लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए उन बच्चों से जो 2 महीने 3 महीने बाद तैयारी शुरू करेंगे। ढंग से करना है तो कीजिए, थोड़ा सा डूब कर कीजिए, पढ़िए अच्छे से। और मैं क्या बोलूँ, रोज़ मैं मोटिवेट नहीं करना आता हूँ, मैं आपको ये बताने आता हूँ कि जो आप करने जा रहे हैं वो आसान कतई नहीं होगा। हेडलाइन देखिए क्या है, एमएस स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का भारत सरकार ने ऐलान किया है। एक वर्ष में 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है, लेकिन 2023 ईस्वी और 2024 ईस्वी को मिलाकर वर्तमान में 5 लोगों को दिया गया है। हो सकता है कि एक और किसी नाम का ऐलान हो जाए आने वाले समय में। ठीक है, यानी कि 6 लोगों को दिया जा सकता है पिछले साल और इस साल को मिलाकर, लेकिन 5 लोगों को भी दिया गया है। ओके, एमएस स्वामीनाथन ये भारत में कृषि के रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं, इनके बारे में डिटेल में अभी हम लोग पढ़ेंगे। एम नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव सॉरी, इनको जाना जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म, विदेश नीति में रिफॉर्म, पंचायती राज और नगर पालिका, इन सब चीज़ों के लिए इनको जाना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में ही नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को पहली बार वित्त मंत्री बनाया गया था, मनमोहन सिंह जी को, और विशेषज्ञता का आधार बनाया गया और उनको बोला गया कि आप एलपीजी तो अपनाइए, भारत में लागू कीजिए इसको। एलपीजी उसी में लागू हुआ था। इसके अलावा और क्या हुआ था बंधुओं? इसके अलावा अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इजराइल के साथ संबंध जो हमारे शुरू हुए थे वो इन्हीं के समय में शुरू हुए थे। बहुत बड़ा डिसीजन था। अरेबियन कंट्रीज़ और देश के मुस्लिम पॉपुलेशन की चिंता किए बिना, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उस समय मुस्लिम पॉपुलेशन इजराइल के साथ संबंध बनाने वाले सरकार के खिलाफ में वोट किया करती थी, नाराज़ हो जाया करती थी अपने देश के। अब तो शिक्षित हो गए हैं मुस्लिम पॉपुलेशन भी, तो अब उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारे विदेश नीति से, लेकिन उस समय में ऐसी स्थिति नहीं थी। ठीक है, उसके अलावा अरेबियन कंट्री और गल्फ़ कंट्री को नाराज़ करना आसान बात नहीं था, इस डिसीजन को लेना, तो इसीलिए इस डिसीजन के लिए जाना जाता है कि इनको पीवी नरसिम्हा राव को। इसके बाद लुक ईस्ट नीति को इन्होंने ही शुरू किया था। लुक ईस्ट, पूर्व की तरफ देखो, पूर्व के जो देश हैं, आसियान देश हैं या जापान है या साउथ कोरिया है, इनके साथ संबंधों को लेकर भी इन्होंने विदेश नीति को शुरू किया था। इसके अलावा जो देश में एटॉमिक बॉम्ब का परीक्षण किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, उसका डेवलपमेंट इन्हीं के समय शुरू किया गया था। नरसिम्हा राव जी के समय से ही शुरू किया गया था। फिर से पहली बार तो इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, लेकिन दोबारा इन्हीं के समय से शुरू किया गया था, जिसका अंत आप देखते हो 1998 पोखरण ब्लास्ट से। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अभी एमएस स्वामीनाथन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। चौधरी चरण सिंह देश के सबसे बड़े आज़ाद भारत के किसान नेताओं में से एक आते हैं। जाट समुदाय से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने जमींदारी प्रथा की नींव हिलाकर रख दी थी। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े नाम हैं। प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाए। कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव, उससे पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि इनकी सरकार बहुमत में नहीं थी। तो चौधरी चरण सिंह आपके किसान नेता के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बहुत लोकप्रिय हैं। बहुत लोकप्रिय का मतलब इनका नाम लेकर पार्टियां चुनाव जीत जाती, इतने लोकप्रिय हैं चौधरी चरण सिंह, और किसान नेता के तौर पर ही जाना जाता है। आज़ाद भारत में बहुत कम किसान नेता हुए हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा।
आपको गुलाम भारत में बहुत सारे किसान नेता दिखेंगे, स्वामी सहजानंद से लेकर सरदार पटेल तक किसान नेता थे, राजेंद्र प्रसाद किसान नेता थे, है ना। लेकिन आज़ाद भारत में आपको बहुत कम किसान नेता दिखेंगे, जिनमें से चौधरी चरण सिंह जी का नाम आता है। चलिए MS स्वामीनाथन जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कब उनको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया उसके बारे में। क्या है MS स्वामीनाथन जी के बारे में फैक्ट? उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम, तमिलनाडु, भारत में हुआ था, जो महात्मा गांधी की मान्यताओं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से काफ़ी प्रभावित थे। कौन? MS स्वामीनाथन। आज अगर आप पेट भर के खाना सस्ता में खा रहे हैं ना, तो इनको ज़रूर प्रणाम करके खाइएगा, क्योंकि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता के तौर पर, और एक हरित क्रांति इनके जीवन का छोटा सा पहलू है, उसके अलावा भी एग्रीकल्चर रिफॉर्मर के तौर पर इनसे बड़ा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। MS स्वामीनाथन भारत छोड़िए दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट में इनका नाम आता है। शुरुआत में इनका इरादा चिकित्सा के क्षेत्र में, अब इनकी मृत्यु हो गई थी, पिछले साल ही हुई थी, अपना पेशा अपनाने का था। लेकिन 1942-43 के बंगाल अकाल के बारे में जानने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। 1942-43 का बंगाल अकाल दुनिया के सबसे भीषण अकाल, मानव निर्मित अकालों में जाना जाता है, जिस समय भारत में पूरे दुनिया भर में युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो भारत में जितने भी खाद्यान्न उत्पादन हुए, एक तो कम हुए थे, जितने भी हुए थे सब के सब अंग्रेजी सिपाहियों के लिए भेज दिया गया था। भारत के लोग सड़क पर चलते चलते गिरकर मर जाते थे, जिसमें चर्चिल ने लिखा था एक लेटर में कि भारत के लोग तो मर रहे, लेकिन गांधी क्यों नहीं मर रहा है, इस अकाल में भी कैसे जिंदा है वो बुढ़ा। यही लिखा था किसने? चर्चिल ने। तो ये 1942-43 का अकाल से इतने प्रभावित हुए कि उसके बाद इन्होंने इस भयानक घटना को उन पर गंभीर प्रभाव पड़ा। भारत के कृषि उद्योग को बढ़ाने की उनकी इच्छा जागृत हुई, और यहीं से एक ही लक्ष्य हो गया उनका कि भारत को कृषि में हमें अग्रगामी बनाना है। करियर की अगर बात करें तो उन्होंने कृषि अध्ययन और अनुसंधान को आगे बढ़ाया, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स और प्रजनन में गहनता से कार्य किए, इस विश्वास के साथ कि उन्नत फसल किस्मों का किसान के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है एवं खाद्य की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है। इस उद्देश्य से जीवन भर इन्होंने काम किया। अगला देखिए क्या है, उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने भारत में कृषि अनुसंधान शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने खाद्य व कृषि संगठन परिषद के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण, कृषि संगठन नेतृत्व भूमिकाएं किसने निभाई? MS स्वामीनाथन के बारे में ये सब के सब फैक्ट बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। कब कौन सा अवार्ड मिला ये सब कुछ मैं बताऊँगा। हरित क्रांति में उनकी भूमिका, उन्होंने हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए व्यापक रूप से पहचाना गया, जो भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी चरण था, जिसने फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की, राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, हमारा भोजन हमारे विदेश नीति को प्रभावित कर रहा था। हरित क्रांति से पहले अमेरिका सुअर को खिलाने वाले गेहूं हमें भेजता था घटिया से, क्योंकि वो अगर गेहूं हमें नहीं भेजता तो समुद्र में डाल देता वो, है ना। तो उस परतंत्रता से किसने हमें आज़ादी दिलाई? तो MS स्वामीनाथन और हरित क्रांति ने आज़ादी दिलाई थी। अधिक उपज वाले गेहूं और चावल की किस्में, विशेष रूप से अर्धवामन सेमी ड्रॉप्ड गेहूं की किस्मों को विकसित करने में स्वामीनाथन का भूतपूर्व कार्य 1960 से 70 के दशक के दौरान भारत में कृषि में क्रांति ला दी। जो भारत किलो भर गेहूं के लिए तरसता था, उसने निर्यात करना शुरू कर दिया गेहूं का, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। आज देश की आबादी कितनी? 140 करोड़। 1970 में कितनी थी? 70 करोड़ के आसपास में हमारी आबादी थी, 1970 के आसपास में। और उस समय खाना कम पड़ रहा था, आज खाना कम नहीं पड़ रहा है। मतलब उत्पादन तो हो जाता है, भले ही देश में हंगर इंडेक्स वगैरह हम पिछड़े हों, लेकिन वो अलग इशू है। लेकिन उत्पादन तो कम नहीं होता है। दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट करते हैं 140 करोड़ लोगों को खिलाने के बाद। ओके, इस परिवर्तन से फसल के पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और आत्मनिर्भर हो गए। कृषक वर्ग का कल्याण, स्वामीनाथन ने किसानों के कल्याण हेतु कृषि उपज के लिए उचित मूल्य, धारणीय कृषि पद्धति पर जोर दिया। सस्टेनेबल कृषि पद्धति हमें अपनाना चाहिए। और किस पर? उचित मूल्य। किसानों के लिए भी इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई है। किसान आए दिन मांग करते रहते कि स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट जो है उसको लागू करो, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको लागू किया जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसानों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए भी बहुत प्रयास किया था। किसने? तो MS स्वामीनाथन ने। स्वामीनाथन रिपोर्ट कृषि क्षेत्र में संकट के कारणों का आकलन प्रस्तुत करती है। MSP इस रिपोर्ट की सिफारिशों में से एक है। इसके अनुसार MSP औसत उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। अगर 1 किलो गेहूं के उत्पादन में 10 रुपये किसान की खपत हुई है तो 15 रुपये कम से कम उसको MSP मिलना ही चाहिए। ये स्वामीनाथन रिपोर्ट का है। इसी कारण से किसान हमेशा प्रदर्शन करते रहते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए भारत सरकार के द्वारा। क्यों नहीं लागू कर रही है? क्यों? क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए भी बहुत बड़े स्तर पर आवाज़ उठाई थी। आज भी पूरे भारत में कृषि
संघों की प्राथमिक मांग है कि MS स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। अगला देखिए क्या है कि पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2001, उन्होंने पौधों की किस्मों और किसानों का अधिकार संरक्षण में ये अधिनियम बनाने में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। उसके अलावा उन्हें मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, ये तमिलनाडु के नीचे वाले तट के हिस्से है, श्रीलंका के ऊपर और तमिलनाडु के नीचे। समुद्री जीव मंडल और समुद्र तल से नीचे धान की पारंपरिक खेती वाले केरल के कुटनाड को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए भी जाना जाता है, किसको, MS स्वामीनाथन को। उन्होंने इस क्षेत्र के जैव विविधता और पारिस्थितिकी के संरक्षण संवर्धन में भी अहम भूमिका अदा की। किसने, MS स्वामीनाथन ने। अलग अलग क्षेत्रों में आप देखोगे, उत्तर भारत के हरित क्रांति से लेकर दक्षिण भारत में प्राकृतिक संरक्षण से लेकर एक्ट पारित करवाने से लेकर MSP को लेकर आवाज़ उठाने से लेकर, इससे बड़ा कृषि को सुधारक कोई दिख रहा है आपको? कृषि का सुधारक भारत में नेता बहुत हुए हैं, सुधारक कम हुए हैं। दोनों में अंतर होता है, रिफॉर्मर और लीडर में अंतर होता है। लीडर रिफॉर्मर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर रिफॉर्मर जो है वो लीडर ही हो, ठीक है। उन्होंने सतत कृषि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने को 1988 में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की। MSSSRF गरीब समर्थक, महिला समर्थक व प्राकृतिक समर्थक दृष्टिकोण के लिए विशेष रूप से जनजातीय ग्रामीण समुदाय पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन? तो ये जो MSSSRF है, ये इनका रिसर्च फाउंडेशन बनाया हुआ है, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। अब पुरस्कार की बात करें, जितना इन्होंने काम किया उसके आगे ये पुरस्कार बहुत छोटे से आपको प्रतीत होंगे। इन्होंने 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया। पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972, पद्म विभूषण 1989 से सम्मानित किया गया। रमन मैग्सेसे 1971, ये ईयर याद रखना, कम से कम पद्म विभूषण का तो जरूर ध्यान रखना आप, 1989 ईस्वी में उनको दिया गया था, बहुत पहले। रमन मैग्सेसे 1971, अल्बर्ट आइंस्टाइन पुरस्कार विश्व विज्ञान पुरस्कार, अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1946 सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। किनको? MS स्वामीनाथन जी को। और अब भारत रत्न दिया गया है 2024 ईस्वी में उनको, वेल डिजर्विंग। इससे अच्छा भारत रत्न का कैंडिडेट नहीं हो सकता था, ठीक है। इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। MS स्वामीनाथन के बारे में एग्रीकल्चर के लिए आज भी किसान और कृषक संघ जितने भी हैं भारत में, वो एक ही मांग करते हैं। पिछले 2020-21 ईस्वी के आसपास बहुत सारे किसान आए थे दिल्ली, जो ये मांग कर रहे थे कि MS स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्यों नहीं भारत सरकार लागू कर रही है, MS स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें जो हैं उसको क्यों नहीं लागू कर रही है। तो उस सिफारिशों में यही सब चीज़ें थी, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। आज तो प्रियम्बल से भी संबंधित एक टॉपिक है, जो अपना प्रस्तावना है संविधान का, उसमें संशोधन की मांग की गई है, पिटीशन डाला गया है कहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, कि इसमें से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटा दिया जाए। किसके द्वारा पिटीशन डाला गया, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में कुछ समुदाय को SC ST का दर्जा दिया गया है, उनके बारे में ज़रा देख लेते हैं न्यूज़ कि कौन है वो समुदाय। सीधा सीधा आपके PT में सवाल पूछा जा सकता है कि क्या है वो, कहाँ से बिलोंग करते, क्या नाम है उनका, इन सभी चीज़ों के बारे में। ओके, देखिए राज्यसभा क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा पासेस बिल टू ऐड पहाड़ीज वाल्मीकिस ST SC लिस्ट इन जम्मू कश्मीर। बहुत सारे ट्राइब हैं जिनको शामिल किया गया है, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं डिटेल में। और सबसे बड़ी चीज़, इनके नाम जरूर ध्यान रखने आपको कि कहाँ कहाँ पर ये कौन है, और जम्मू कश्मीर के लिए इसको विशेष रूप से लाया गया है। ओके, जम्मू कश्मीर में अभी आपको पता ही है कि असेंबली नहीं है, आने वाले समय में वहाँ पर असेंबली बन जाएगी, क्योंकि भारत सरकार ने जब उसका 370 के तहत कुछ प्रावधानों को हटाया था, तो उसी समय ऐलान कर दिया था कि जम्मू कश्मीर जो होगा वो क्या होगा, वो असेंबली वाला UT होगा। लद्दाख जो है वो स्पेशल UT होगा विदाउट असेंबली। लेकिन लद्दाख के लोग किसकी मांग कर रहे हैं, कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था आपको, छठी अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ATMM मैंने याद दिलाया था आपको, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बार बार सोते हुए बोलते रहना ATMM के बाद अब लद्दाख के लोग मांग करें कि हमें भी इसमें 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए। 6 शेड्यूल में ऐड करने वाले के बारे में डिटेल बताया था आपको कि उनके पास अपनी विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब कुछ होता है, अपने रीति रिवाज के अनुसार वो शासन करते हैं। स्टेट के अंदर एक स्टेट की अवधारणा किस में देखी जाती है, तो छठी अनुसूची में देखी जाती है। सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अब चलते हैं जरा इनके बारे में, जो ऐड किया गया है इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PT में कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्तमान ये जो जनजातियाँ हैं कहाँ कहाँ पर कौन से बिलोंग करती हैं। ST में आती हैं और अभी अभी ऐड किया गया है। चलिए देखते हैं इस विधेयक का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है कि ST की सूची जम्मू कश्मीर को 4 जातीय समूहों को शामिल करना। अनुसूचित जनजाति की सूची में गड्ढा ब्राह्मण, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कोली,
पद्दारी जनजाति तथा पहाड़ी जातीय समूह जैसे जातीय समूहों को शामिल किया जाएगा। किसके तहत? इसी एक्ट के तहत। पहले लोकसभा से पारित हो गया, अब राज्यसभा से भी पारित हो गया है। अब राष्ट्रपति महोदय इस पर साइन कर देंगे तो उसके बाद ये लागू हो जाएगा। इन समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान कर यह विधेयक उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करेगा। कौन सा विधेयक? ये उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को क्या करेगा? तो पुष्टि करेगा। इस विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि जम्मू कश्मीर में अनुसूचित में दो दिन से रट रहा था जब मैंने आपको बताया था कि एससी में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि एससी आरक्षण को भी तार्किक बनाया जाए। इसको लेकर मैं बार बार अनुसूचित शब्द यूज कर रहा था। अनुसूची किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो केवल और केवल देश में एक ही व्यक्ति को अधिकार है। वो कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति महोदय, जो अनुसूचित लिस्टों में एसटी में किसी को शामिल करके किसी को हटा सकते हैं। ठीक है। इस विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि जम्मू कश्मीर में अनुसूचित में कौन आएगा? इस समुदाय को शामिल करने तथा उन्हें आरक्षण प्रदान करने के दौरान गुज्जर व बकरवाल जैसे मौजूदा अनुसूचित जनजाति समुदाय को उपलब्ध आरक्षण के वर्तमान स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो वर्तमान आरक्षण जिन समुदायों को मिला हुआ है उनके आरक्षण पर कोई प्रभाव डाले बिना नए वर्ग को उसमें शामिल किया गया है। गुज्जर और बकरवाल खानाबदोश समूह हैं। ये कश्मीर के गुज्जर और बकरवाल ये पहाड़ में रहने वाले जनजाति खानाबदोश हैं जो घूम घूम कर अपना गुजारा करते हैं। गर्मियों के समय में ये कहीं और चले जाते हैं, ठंड के समय में कहीं और चले आते हैं, है ना। गर्मियों में अपने पशुओं के साथ ऊंचाई वाले इलाकों की ओर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पिघल जाती है। बर्फ़ पिघलने के पश्चात घास आ जाती है तो पशुओं को लेकर खूब ऊंचाई वाले इलाकों में चले जाते हैं। लेकिन सर्दियों में सर्दी का आवागमन से पहले अपनी वापसी सुनिश्चित करते हैं और नीचे के भागों में आ जाते हैं क्योंकि बहुत भीषण सर्दी पड़ती है। अगला देखिए क्या है। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर में समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और सबका साथ सबका विकास, ये सब मूल मंत्र वगैरह तो आपको पता ही होगा। और पहाड़ियों की प्रारंभिक स्थिति क्या है? वर्ष 2019 से पहाड़ियों को रोजगार, पहाड़िया जनजाति है तो शैक्षणिक संस्थानों में 4% आरक्षण प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त 2019 में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में पहचान करने के लिए सेवानिवृत्त जीडी शर्मा आयोग गठित किया गया था। जीडी शर्मा आयोग किससे संबंधित है? तो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की पहचान के लिए 2019 में इस समिति का गठन किया गया था। कहाँ के लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में गद्दा ब्राह्मणों, कोलियों, पद्दारी जनजाति और पहाड़ी जनजाति, अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा की थी। जीडी शर्मा आयोग ने अनुशंसा की थी। उसके पश्चात इसको लागू किया गया है। अब एक्ट भी बनकर तैयार हो गया है, लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया है। तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 संबंधी प्रमुख बिंदु को भी क्या समझ लीजिए। कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है। विधेयक का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थानीय निकाय, पंचायत, नगर पालिकाओं में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू कश्मीर नगर पालिका अधिनियम 2000 तथा जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 कुछ प्रावधानों में संशोधन करता है। दरअसल में 370 धारा को हटाने के पश्चात से वहाँ पर बड़े भारी स्तर पर क्या चल रहा है? तो अलग अलग एक्टों के द्वारा लोकल बॉडी से लेकर असेंबली तक को पुनः स्थापित करने का प्रयास चल रहा है, जिसमें बहुत सारे एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। आपको पता है कि पहले वहाँ पर जो एक्ट लागू थे उसको जम्मू कश्मीर की असेंबली ही केवल संशोधित कर सकती थी। भारत सरकार में अलग अलग जगहों पर अलग कानून हो सकते थे, लेकिन जैसे मान लीजिए बिहार का पंचायती राज कानून कुछ और हो सकता था, जम्मू कश्मीर कुछ और हो सकता था। भारत सरकार अगर कानून पारित भी कर देती तो भी जम्मू कश्मीर उसको लागू करने के लिए विवश नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल स्वायत्ता प्राप्त थी उनको। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भारत सरकार वहाँ पर संशोधन करी बड़े स्तर पर। संवैधानिक प्रावधानों के संरेखन, प्रस्तावित संशोधन संविधान के प्रावधानों, विशेष रूप से भाग 9 और 9 का ए। क्या है ये भाग 9 9 का ए? पंचायत और नगर पालिका संबंधित है बंधुओं। ये पूछ चुका है बीपीएससी पीटी में कि भाग 9 किससे संबंधित है, भाग 9 का एक किससे संबंधित है। के साथ कानूनों में स्थिरता लाने का प्रयास करते हैं, इसी के तहत इनको संशोधित किया जा रहा है। इस संविधान के अनुच्छेद 243D के खंड 6 के द्वारा सशक्त पंचायतों तथा नगर पालिका के नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करना भी शामिल है। इसी के तहत में अलग अलग जो वहाँ पर जनजातीय समूह थी उनकी पहचान कर करके उनको आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उनको एसटी और एससी की सूची में शामिल किया जा रहा है, जिससे उनको राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक जो संरक्षण है वो प्राप्त हो सके। चुनाव का पर्यवेक्षण, विधेयक, मतदाता सूची की तैयारी, पंचायत नगर पालिका चुनाव को अभी चल रहा है भाई कार्यक्रम। वहाँ पर आने वाले समय में आपको पंचायत से लेकर असेंबली तक के इलेक्शन कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो जम्मू कश्मीर में। अभी तो वर्तमान में पंचायत इलेक्शन की बात हो रही है, असेंबली तो अभी दूर की बात है। 2026 से पहले मुझे तो नहीं लग रहा कि वहाँ पर असेंबली इलेक्शन हो पाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना,
विधेयक का उद्देश्य राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के संबंध में जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 संविधान के प्रावधानों के बीच अंतर को सुधारना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 अलग था और संविधान के प्रावधान बिल्कुल अलग थे। अब उसमें भी सुधार किया गया है। इसका उद्देश्य निष्कासन प्रक्रिया को संवैधानिक प्रावधान के साथ संरेखित करना, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सारे एक्ट बिल्कुल अलग थे, उनको अब वर्तमान में जो भारत के संविधान के तहत एक्ट हैं उसी के समान वहाँ पर भी स्थापित करना, ये सब उद्देश्य है किसका, तो ये जो अधिनियम पारित किए जा रहे हैं इन सब का। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह सुनिश्चित करता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते, चाहे वो बिहार के हों, यूपी के हों, जम्मू कश्मीर के हों, इनको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही पद से हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान परिस्थितियों में ही पद से हटाया जा सकता है। ये सब का सब सुनिश्चित किया जा रहा है अब एक्ट बनाकर। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। क्यों अलग था जम्मू कश्मीर में ये सब एक्ट? क्यों अलग था भाई? क्योंकि वहाँ पर असेंबली को स्वायत्ता प्राप्त था। भारत का कम्युनिकेशन, रक्षा, डिफेंस, इनके अलावा वहाँ पर कोई भी भारत सरकार का एक्ट डायरेक्टली लागू नहीं होता था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप। भारत में जनजातियों संबंधित संवैधानिक प्रावधान पहल कौन कौन से हैं? तो 1931 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को बहिर्वेशित व आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र में पिछड़ी जनजाति के रूप में पहचाना गया 1931। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधानसभाओं में आमंत्रित किया गया वर्ष 1935 के अधिनियम के द्वारा। यही पूछ लेगा आपसे पीटी एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बनाकर, तो आप बोलोगे कहाँ से सवाल पूछ लिया। संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है, इसलिए 1931 की जनगणना में निहित परिभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के आरंभिक वर्षों में भी किया गया। संविधान अनुसूचित जनजाति की मान्यता के जो मानदंड है उसको परिभाषित नहीं करता है। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है आपको। हालांकि संविधान अनुच्छेद 366-25 अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के अंदर कुछ वर्गों या समूहों से हैं जिन्हें इस संविधान के अनुच्छेद के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। 366 में प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जनजाति किसको बोलेंगे ये संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ओके, अगला देखिए क्या 342 जो आर्टिकल है वो ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करने तथा जनता के लिए अधिसूचना प्रकाशित करने के बाद किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है। बस यही बोला गया है। संविधान के 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति को प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए प्रावधान करती है। और ATMM के लिए किस में है? इसमें 6ठी शेड्यूल में रखा गया ATMM को। और ATMM के अलावा जो भी जनजातीय समूह होंगे उनके लिए कौन सा है? तो संविधान की 5वीं अनुसूची को निश्चित किया गया है। इसको विशेष रूप से ध्यान में रख लेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ये जनजातियों वाला इशारा मैंने कंप्लीट करवा दिया, संविधान में क्या प्रावधान है वो भी पढ़ा दिया, और जम्मू कश्मीर में किस किस को शामिल किया गया है ये भी मैंने बता दिया। कौन कौन से थे भाई? तो गड्ढा, ब्राह्मण, कोली, पद्दारी जनजाति और पहाड़िया, ये सबको शामिल किया गया है। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, क्या है इस बार का इशू, इन सभी चीज़ों को देखिए क्या है न्यूज कि US चाइना का टसल वॉरशिप इन इंडियन ओशियन डोमिनेट IOC कॉन्फ्रेंस, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित हो रहा है? पर्थ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है पर्थ। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है ना, तो मैक्सिमम शहर आपको यहाँ पर दिखेंगे, यहाँ पर। ये तो पूरा भाग जो है ये है ग्रेट विक्टोरिया, क्या है? मरुस्थल है। ठीक है, पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया क्या है? प्यासे भूमि कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होती नहीं है। आधे से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम हिस्सा जो मरुस्थल है, यहाँ पर उसका मैक्सिमम पॉपुलेशन रहता है। लेकिन एक छोटा सा इस भाग में भी कुछ पॉपुलेशन रहते हैं, वही है पर्थ में क्या हो रहा है? इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर इशू क्या होगा? इशू है कि भाई US चाइना का टसल चल रहा है, इस क्षेत्र के छोटे छोटे देश हैं वो प्रभावित हो रहे हैं इंडियन ओशियन के, उसके बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। कहाँ पर? तो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में। कब शुरू किया गया था?
तो 2016 के बाद से शुरू किया गया है। सागर पहल के बाद से इसको शुरू किया गया है। सागर पहल भारत सरकार ने शुरू किया था। उसके बाद से इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है प्रति साल, पर हर वर्ष ही लगभग में आयोजित होता है। और बस इतना ही ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो ये आयोजित किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। वहाँ पर हमारे विदेश मंत्री महोदय गए हैं बैठक में हिस्सा लेने के लिए। ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है, तो हमारे विदेश मंत्री महोदय ने हिस्सा लिया है। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। क्या है अगला न्यूज़? अगला न्यूज़ है प्रियम्बल से संबंधित संविधान की प्रस्तावना। सुब्रमण्यम स्वामी, कौन? सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने पिटीशन डाला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि प्रियम्बल में से प्रस्तावना में से किसको किसको हटाना है। तो इन्होंने बोला है कि समाजवादी, सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर या पंथ निरपेक्ष भी उसको बोला जाता है, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर इंग्लिश में बोलते हैं, इन शब्दों को हटा देना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला है। इससे पहले भी 2015 ईस्वी में जब सरकारी एडवर्टाइजमेंट आया था तो भारत सरकार ने उसमें से पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटाकर अपने एडवर्टाइजमेंट में प्रियम्बल को लिखा था। तब इसको लेकर टसल शुरू हो गया है। अब प्रियम्बल में क्या संशोधन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 1973 केशवानंद भारती, सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया ने बोला कि ये रहा संविधान, ये रहा, यहाँ पर लिख दो संविधान, है ना। जिस भी भाग में संशोधन करना है कीजिए, जिस भी भाग में संशोधन करना है कीजिए, जहाँ जहाँ पर जो संशोधन करना है कीजिए। प्रियम्बल सहित पूरा संविधान संशोधन किया जा सकता है आसानी से, लेकिन संविधान संशोधन इतना खुला छूट भी नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसने किसका सिद्धांत दिया? मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया कि मूल ढांचा जो है इसको बदले बिना आप संविधान को जितना बदलना है बदलिए, जितना जो संशोधन करना है कीजिए। प्रियम्बल में संशोधन की बात पहले इसको तो समझ लिया आपने। अब एक चीज़ आते हैं, हमारा संविधान जो है क्या वो धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1974 में जोड़ा गया। 75 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन कौन सा शब्द? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। मैं आपको डिटेल में ही दिखा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें, देखते चलिएगा डिटेल में। भारत में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हटाने का प्रस्ताव किया गया है। समाजवाद का क्या तात्पर्य होता है? धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य तो आपको पता होगा, समाजवादी के बारे में नहीं पता होगा तो वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है मामला। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, अर्थात यहाँ उत्पादन व वितरण के साधनों पर निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अधिकार है। भारतीय समाजवाद का चरित्र गांधीवादी समाजवाद के ओर अधिक झुका हुआ है, जिसका उद्देश्य अभाव, उपेक्षा, अवसरों की असमानता का अंत करना है। समाजवाद का मुख्य रूप से जन कल्याण को महत्व देता है। यह सभी लोगों को राजनीतिक व आर्थिक समानता प्रदान करने के साथ ही वर्ग आधारित शोषण को समाप्त करता है। कौन? तो समाजवाद। समाजवाद की अवधारणा यही है। लेकिन भारत में कौन सा समाजवाद है? भारत में संसद के द्वारा स्थापित समाजवाद है, जिसमें गांधीयन फिलॉसफी को प्रमुख स्थान दिया गया है। ये हो गया आपका समाजवाद शब्द। पंथ निरपेक्ष का, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान प्रदान करेगी। भारतीय सेकुलरिज्म है ये। अब एक चीज़ मुझे बताइए, जब संविधान स्थापित हुआ तब क्या भारत में, भारत का जो संविधान है या भारत जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था क्या? बिल्कुल था धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द की आवश्यकता हमारे संविधान सभा के विशेषज्ञों को क्यों नहीं महसूस हुई? क्यों उन्होंने प्रियम्बल में नहीं डाला? समाजवादी शब्द की आवश्यकता उनको क्यों नहीं महसूस हुई? क्यों उन्होंने प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी तत्व को नहीं डाला? क्योंकि हमारा संविधान शब्द से नहीं बाय नेचर धर्मनिरपेक्ष ऑलरेडी था, जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देने की बात की गई थी। उसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष रूप से प्रावधान भी कहाँ पर किया गया था? संविधान में। और धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात की गई थी। यानी कि संविधान हमारा जो था वो जिस दिन लागू हुआ उसी दिन से धर्मनिरपेक्षता नेचर में, शब्द भले ही ना हो उसमें, ये ठीक है। समाजवादी तत्व की अगर हम लोग बात करें तो संविधान में भी बात की गई है। डीपीएसपी में समाजवादी तत्व की अवधारणा तो पहले से ही मौजूद था, बस प्रियम्बल में शब्द नहीं थे। ठीक है। जब भारत के संविधान सभा में बहस चल रही थी, जब उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किसने? पंडित नेहरू जी ने। तो उनसे सवाल पूछा गया था कि आपने उद्देशिका में कहीं पर भी लोकतंत्र शब्द को क्यों नहीं लिखा, है ना?
लोकतांत्रिक देश बनने जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र शब्द को क्यों नहीं लिखा? तो उन्होंने बोला था कि जब हम गणतंत्र की स्थापना की बात करते हैं तो लोकतंत्र तो उसका छोटा सा तत्व है, वो तो अपने आप ही स्थापित हो जाएगा। जब हमारे संविधान का नेचर जो होगा वो सेकुलर होगा और जो नेचर है वो समाजवाद होगा, स्थापना की बात करेगा, तो शब्द की कोई मायने नहीं रह जाते हैं। अब एक चीज़ और है, दूसरा पक्ष क्या है, शब्द का कोई मायने नहीं रह जाता, तो शब्द अगर लिखा ही हुआ है प्रियम्बल में तो क्या जा रहा है किसी का? शब्द का मायने नहीं रहता है तो धर्मनिरपेक्ष शब्द अगर लिखा ही हुआ है प्रियम्बल में तो क्या हो गया? बच्चे अगर रोज़ प्रियम्बल पढ़ते हैं, स्कूलों में हमारे तो पढ़ाए ही जाते थे, हम भारत के लोग, भारत को एक रोज़ प्रार्थना के बाद होता था। अगर रोज़ वो धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी तत्व तो हमारे देश में निहित है, इसको अगर पढ़ते ही हैं तो इससे क्या जा रहा है बताइए मुझे, ठीक है? तो दोनों पक्ष को समझिएगा। अब किस समिति के द्वारा इसको लागू किया गया था उसको मैं बता देता हूँ। सामान्य अवधारणा के अनुसार संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसके आधार पर किसी राष्ट्र के सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। ये सब बातें तो संविधान के बारे में आपको पता ही है। संविधान के प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। प्रस्तावना नागरिकों को आपसी भाईचारा और बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान, देश की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। भारतीय संविधान प्रस्तावना के अनुसार भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राष्ट्र है। ये शब्द कहाँ जोड़े गए थे? तो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत प्रस्तावना में नए शब्द के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए जो निम्नलिखित हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य की व्यवस्था भी 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, जिसको बाद में 44 के द्वारा फिर से पलट दिया गया। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। शिक्षा, वन, वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण, नापतौल, न्याय प्रशासन, उच्चतम व उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालय का गठन, संगठन के विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। कब किया गया? तो ये सब के सब 42वें संविधान संशोधन में किया गया। प्रस्तावना में संशोधन वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। कब? तो 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। किंतु 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। 1970 से लेकर 75 तक का जो इतिहास है अपना भारत के लोकतांत्रिक इतिहास है, उसमें संविधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और विधायिका, इनके बीच बहुत भारी टसल चलती है, बहुत भारी संघर्ष का दौर है। आप देखेंगे कि बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका जो अपनी है, न्यायपालिका और विधायिका, ये सीधा सीधा एक दूसरे को टक्कर दे रही थी, लड़ रही थी, अगर सामान्य भाषा में हम कहें तो। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संसद ने 42वां संविधान संशोधन कर संविधान के प्रस्तावना में नए शब्द जोड़ दिए। कब? तो 1973 के केशवानंद भारती के बाद से हमने मूल ढांचा को प्रभावित किए बिना ही संविधान में संशोधन कर दिया, प्रस्तावना में संशोधन कर दिया। आज ही प्रस्तावना संशोधनीय है और चाहे तो संसद उसमें संशोधन कर सकती है। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से यही था। आगे चलते अगला देखिए कौन सा न्यूज़। अगला देखिए पीटी फैक्ट है आपका, क्या है? सदा तनसीक, तनसीक ये एक्सरसाइज का नाम है। आर्मी के बीच में एक्सरसाइज हुआ है। सऊदी अरब की आर्मी, रॉयल जो आर्मी है वहाँ की, रॉयल सऊदी अरब लैंड फोर्स, और भारत का कौन सा? भारत का इंडियन आर्मी, है ना। इन दोनों के बीच में राजस्थान में ये एक्सरसाइज संपन्न हुआ है। एक्सरसाइज का नाम जो है ना, ये बड़ा ही अद्भुत सा नाम है, सदा तनसीक। सदा तनसीक है इसका नाम। इसको ध्यान में रखिएगा। किसके किसके बीच में संपन्न हुआ है? भारत और सऊदी अरब। कौन सी फोर्सेज? तो आर्मी यानी कि थल सेना के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में हो रहा है। इतना बस ध्यान में रखेंगे तो हो जाएगा काम। किसके किसके बीच? बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नाम बड़ा अजीब है, इससे पहले आपने सुना भी नहीं होगा, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। ये तो डिस्कस कर दिया मैंने, ये भी डिस्कस कर दिया। एक और न्यूज़ है आपके लिए, वो है केरला हाई कोर्ट से संबंधित। केरल हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा है। कौन सा टेम्पल? तो देखिए यहाँ पर लिखा, एक टेम्पल है केरल में, गुरुवयूर टेम्पल। बहुत खूबसूरत टेम्पल है गुरुवयूर टेम्पल।
यहाँ पर एक हाथी को टॉर्चर करने का एक वीडियो सामने आया। जो महावत है वो 2 एलिफेंट को टॉर्चर कर रहा था। दक्षिण भारत के जो बड़े बड़े टेम्पल होते हैं ना, उनमें एक पारंपरिक तौर पर एक हाथी को रखा जाता है, ठीक है। और भारत सरकार का जो नया हाथी वाला अधिनियम था, उसमें उन्होंने इस चीज़ को अलाउ भी किया था कि कुछ कुछ धार्मिक उद्देश्य से आप पर्सनल उपयोग के लिए हाथी को रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भारत के कल्चरल का हिस्सा रहा है हाथी। उत्तर भारत में तो नहीं, दक्षिण भारत में आपको दिखेगा ये चीज़। और हाथी जो होता है बहुत ही तेज़ आईक्यू वाला, बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल एक जानवर होता है, जो ह्यूमन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और बहुत खूबसूरती से करते हैं और आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। महावत की भावनाओं को भी समझ सकता है। ये बहुत इंटेलिजेंट होता है ये जीव, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हाथी के बारे में टॉर्चर करने का वीडियो आया, तो केरल हाई कोर्ट ने उस पर रिपोर्ट मांगा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे ऐसे टेम्पल हैं जहाँ पर जीर्ण हाथी वगैरह को रखा जाता है, उनकी सेवा भी की जाती है, उनको पवित्र माना जाता है, उनका दर्शन तक पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, तो हाथी के बारे में कुछ डेटा बता देता हूँ आपको भारत का। क्योंकि यूपीएससी ने क्या किया था कि आपको याद है एक हाथी की मृत्यु हो गई थी केरल में। उसके बाद से यूपीएससी ने उस पर आधारित सवाल पूछ लिए थे एशियाई हाथियों के बारे में पीटी में। तो आपसे भी पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछा जा सकता भाई, तो उसके बारे में देख लीजिए कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है इसकी और किस प्रकार से काम करता है, IUCN में किस लिस्ट में शामिल है, कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हाथियों के संरक्षण के लिए, इसको ज़रा देख लेते हैं। ओके, देखिए भारत में लगभग 27,000 एशियाई हाथियों का घर है। जो विश्व के हाथी प्रजातियों की सबसे बड़ी आबादी है एशियाई हाथी। अफ्रीकी हाथी जो होते हैं ये साइज में तो बहुत बड़े होते हैं। एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ कंपेयर करके, उसको ध्यान में रखिएगा, यही स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेता है। एशियाई हाथी अगर साइज़ के हिसाब से कंपेयर करेंगे अफ्रीकी हाथी से, तो साइज़ में छोटे होते हैं एशियाई हाथी, ठीक है। प्रजातियों की सबसे बड़ी आबादी है। हाथी जनगणना 2017 के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक 6049 है। इसके बाद असम में, उसके पश्चात केरल में है। पहला टॉप 3 में कौन कौन से, तो कर्नाटक, उसके बाद असम अपना, उसके बाद अपना केरल राज्य, ठीक है। केरल तीसरे स्थान पर आता है हाथियों की संख्या के मामले में। परिचय क्या है एशियाई हाथियों का। एशियाई हाथियों की 3 उप प्रजातियाँ हैं, भारतीय, सुमात्रन यानी कि इंडोनेशिया और श्रीलंकन। 3 जगहों पर एशियाई हाथियों की प्रजाति उप प्रजातियाँ हैं। कौन कौन से, भारतीय एशियाई हाथी, सुमात्रन इंडोनेशिया वाला और श्रीलंकाई एशियाई हाथी। भारतीय प्रजाति सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। हाथियों के झुंड का नेतृत्व सबसे पुरानी और बड़ी मादा सदस्य झुंड की माता द्वारा किया जाता है। ये यूपीएससी का सवाल है। झुंड का नेतृत्व माता के द्वारा किया जाता है, कितने दिनों तक वो गर्भ में रहती है, ये सब यूपीएससी पीटी का सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। इस झुंड में नर हाथी के सभी संतानें, नर और मादा शामिल होती हैं। हाथियों में सभी स्तनधारियों की सबसे लंबी गर्भकालीन गर्भावस्था अवधि होती है 680 दिन। 22 महीने के इनकी प्रेगनेंसी पीरियड होता है, किनका, हाथियों का। 14 से 45 वर्ष के बीच मादा हाथी लगभग हर 4 साल बच्चे को जन्म दे सकती हैं, जबकि औसत जन्म अंतराल 52 साल की उम्र में 5 साल और 60 साल की उम्र में 6 साल तक बढ़ जाता है। जन्म का अंतराल, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में अंतराल, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ जाके 2020 या 21 का पेपर में देखिएगा। 20 का पेपर है आई थिंक, उसमें सवाल पूछा गया था इससे, हाथी के इसी प्रेगनेंसी और इन सब लीड कौन करता है, इन्हीं सीओ से स्टेटमेंट बनाकर, ठीक है। वैश्विक जनसंख्या अनुमानित 20,000 से 40,000 वैश्विक जनसंख्या है। सुरक्षा की स्थिति क्या है, IUCN की लाल सूची संकटग्रस्त है। वन्यजीव संरक्षण 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। इसको अगर आप मारते हो तो जेल जाना पक्का है। साइट्स परिशिष्ट 1 में शामिल है, कोई भी व्यापार वगैरह नहीं हो सकता इससे संबंधित। अफ्रीकी हाथियों की 2 प्रजातियाँ हैं। अब अफ्रीकी हाथी में एक सवाना या झाड़ी हाथी और एक है वन हाथी। वैश्विक जनसंख्या इनकी 4 लाख के करीब मानी जाती है। इससे पहले जुलाई 2020 बोत्सवाना अफ्रीका में सैकड़ों हाथियों की मौत हुई थी। सुरक्षा की स्थिति IUCN के लाल सूची में अफ्रीकी सवाना हाथी संकटग्रस्त में आता है और वन हाथी जो है ये अति संकटग्रस्त में आता है। बहुत सारे शिकार होते हैं अफ्रीका में हाथियों का। साइट्स परिशिष्ट 2 में खतरा में इनको रखा गया है। शिकार में वृद्धि कारण इनको नुकसान होता है। प्राकृतिक आवास का इनका नुकसान हो गया। मानव और हाथी का संघर्ष दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इनका घर तोड़कर वहाँ पर रिसोर्ट बना दिए हैं, अपने घर बना लिए हैं। हाथियों को कैद में रखकर प्रतिकूल व्यवहार करना, जिसका एक उदाहरण था गुरुवायूर टेम्पल में, वहाँ पर इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसका वीडियो सामने आया है। हाथी पर्यटन के कारण से दुरुपयोग हो रहा है। बड़े पैमाने पर खनन व कॉरिडोर का विनाश हो रहा है। हाथी कॉरिडोर होता है, हाथियों के भ्रमण करने का
निश्चित समय अंतराल मौसम के हिसाब से इनके जाने का एक निश्चित कॉरिडोर होता है। यहाँ पर अगर आपने घर बना दिया या यहाँ पर सड़क बना दिया तब इनको परेशानी होती, दिक्कत होती है। ठीक है, एक दक्षिण भारतीय मूवी आई थी हाथी मेरे साथी, बेहतरीन मूवी था, राणा दुग्गवती, देखिएगा जरूर कभी। हाथियों के शिकारियों उनको मारने और गिरफ्तार करने की योजना या कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके अलावा राज्यों में विभिन्न हाथी अभयारण्यों की घोषणा स्थापना, उदाहरण के लिए कर्नाटक मैसूर और दांडेली हाथी रिजर्व। लैंटाना और यूपेटियन नामक घासों आक्रामक प्रजाति की सफाई कर हाथियों को उन्हें खाने से रोकना है। इसके कारण से भी हाथियों को नुकसान होता था। मानव हाथी संघर्ष को भी रोका जा रहा है। हाथियों का अवैध हाथियों की निगरानी के लिए माइक कार्यक्रम 2003 में शुरू किया गया था। माइक कार्यक्रम के बारे में पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। विशेष माइक कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया है, तो हाथियों के संरक्षण के लिए 2003 में शुरू किया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो पूरे अफ्रीका और एशिया में हाथियों के अवैध हत्या को से संबंधित प्रवृत्तियों की जानकारी को ट्रैक करता है ताकि क्षेत्र के संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता को निगरानी किया जा सके। कौन सा कार्यक्रम, माइक कार्यक्रम पूरे विश्व स्तर पर एशियाई और अफ्रीकी दोनों हाथियों संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। इसके अलावा भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट को 1992 में शुरू किया गया था। पर्यावरण मंत्रालय के तहत में पूरे देश भर में हाथी के अलग अलग कॉरिडोर बनाना, उनके रिजर्व को संरक्षित करना, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1972 ईस्वी में शुरू किया गया था। यहाँ तक कि महावत जो लोग सवारी करते हैं और हाथियों की देखभाल करते हैं, उनके परिवार हाथियों के कल्याण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नीलगिरी हाथी गलियारे पर मद्रास उच्च न्यायालय के वर्ष 2011 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें जानवरों के लिए गलियारा बनाने का अधिकार और क्षेत्र में रिसोर्ट को बंद करने की पुष्टि की गई थी कि जानवरों का जो गलियारा है, एलिफेंट कॉरिडोर वगैरह है, उसके लिए रिसोर्ट को बंद किया जा सकता है। रिसोर्ट बनाना जरूरी नहीं है, जानवरों का आवागमन ज़्यादा जरूरी है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, मद्रास हाईकोर्ट ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आगे बरकरार रखा और उसको सही फैसला माना था। तो ये हाथियों के बारे में इसको ध्यान रखिएगा। ये कुछ फैक्ट थे, बेसिक से लेकर कौन कौन से प्रावधान उनके संरक्षण के लिए किए गए, हर चीज़ को ध्यान में रखना है। आज का न्यूज़पेपर वीडियो डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।